Okay students, now in the third video of the series acid, bases and salts, we will be studying about the salts only. In the previous video we did what are salts, the types of salts that we have, the classification of the salts on the basis of the pH. Now in this chapter, in this video we will be doing all about the different types of salts that are in your syllabus. We will be doing the methods of preparation, and then we will be doing the uses etc. of the salt. So सबसे पहले the salt that we are going to do is called as common salt, which is NaCl. NaCl, also called as table salt, common salt, is obtained from two natural sources. One is the sea water and the other is from the mountains or from the small reserves of salts, जिसको हम rock salt भी बोलते हैं. अब chemical formula of the common salt is sodium chloride, ठीक है. एंड इट इज़ जो हमें नॉर्मली हम लोग टेबल सॉल्ट खाते हैं उसके अंदर थोड़ी सी आयोडीन मिक्स करी गई होती है इन 15 पार्ट्स पर बिलियन, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज आयोडाइज सॉल्ट. And iodized salt is used to tackle the problem of iodine, which is required for the proper functioning of thyroid gland. Now it is found in sea water. So normally क्या किया जाता है कि समंदर के किनारे बहुत बड़े बंड्स बना दिए जाते हैं और उन बंड्स के अंदर या टैंक्स के अंदर जो पानी है उनको स्टोर करके इवेपोरेट कर दे दिया जाता है सी वाटर को. उसके बाद जो इवेपोरेशन के बाद जितना सॉल्ट बचता है दैट सॉल्ट इज़ टेकन इनटू द फैक्ट्रीज and then it is recrystallized and purified before it is packaged and sent for the sale. Now the other जो उसके अंदर थोड़ा सा जो तुम्हारा नेचुरल सॉल्ट होता है उसके अंदर थोड़ी सी इम्प्योरिटीज़ होती हैं मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट की, और इनको रिमूव करना बहुत ज़रूरी है. Then the second category of salt is rock salt. Common salt is also found in the form of solid deposits in several parts of the world. हमारे यहाँ हिमाचल प्रदेश में मंडी और खेबड़ा जो है जो कि पुराना पाकिस्तान मतलब विच इज़ नाउ इन पाकिस्तान, यहाँ पर रॉक सॉल्ट के बहुत बड़े डिपॉजिट्स हैं. ये जो रॉक सॉल्ट है ये बेसिकली इस तरीके से बनता है कि जो पुराने एंशियंट टाइम के अंदर जो हमारे अर्थ के सरफेस के अंदर जो वाटर बॉडीज़ थी और उनका वो जब सूख गई अर्थ के सरफेस के अंदर या अर्थ के माउंटेन्स के अंदर, तो उन वाटर बॉडीज़ के अंदर जो सॉल्ट था दैट बिकेम द रॉक सॉल्ट. और इस रॉक सॉल्ट के अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ होती हैं, इसीलिए इसका जो कलर होता है वो हल्का पिंक होता है. इनलैंड लेक्स के अंदर जैसे कि सांबर लेक राजस्थान के अंदर है, ग्रीन सॉल्ट लेक जो है ऊटा यूएसए के अंदर है, इनके अंदर भी बहुत ज़्यादा सॉल्ट के डिपॉजिट्स होते हैं. तो एंड दे हेल्प इन फॉर्मिंग द सॉल्ट फॉर द कॉमन यूज़. अब मेन हमारा जो फोकस होगा वो प्रॉपर्टीज़ के ऊपर होगा, और प्रॉपर्टीज़ के अंदर हम लोग दोनों तरीके की प्रॉपर्टीज़ करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एज वेल एज द केमिकल प्रॉपर्टीज़, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में एवरीबडी हैज़ सीन सॉल्ट, तो उसका कलर और स्टेट सबको पता है. इट इज़ क्रिस्टलाइन, इट इज़ कलरलेस, एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कॉमन सॉल्ट इज़ 820 डिग्री सेंटीग्रेड. इट इज़ हाईली सॉल्युबल इन वाटर एंड लो टेम्परेचर के ऊपर जो तुम्हारा सॉल्ट है वो डाईहाइड्रेट की तरह एग्जिस्ट करता है. डाईहाइड्रेट क्या है, मतलब इट हैज़ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन in it, and on heating it produces a crackling sound, which is because जो crystals हैं वो टूट रहे होते हैं. It is hygroscopic in nature. Hygroscopic in nature का मतलब ये है it takes up moisture from the air and becomes wet. और अगर हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर अगर हम सोडियम क्लोराइड को किसी भी एसिड के साथ में रिएक्ट करते हैं, सो यू गेट अ सॉल्ट, सोडियम बाइसल्फेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक गैस आपको मिलती है. और दूसरा ये है कि अगर आप सोडियम क्लोराइड को सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करते हैं, मतलब किसी भी सॉल्ट के साथ अगर आप रिएक्ट करते हो और तो उसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है एंड यू गेट प्रेसिपिटेट्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट. Now these were the properties. Our uses क्या है, it is essential constituent of our diet. This is used as a preservative in number of materials like to preserve meat and fish.
और जब इसको हम आइस के साथ मिक्स कर देते हैं तो ये एक फ्रीजिंग मिक्सचर बनाता है जो कि आइसक्रीम्स को मतलब बना के उनको फ्रीज़ करने में मदद करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोप एंड इन प्रेपरेशन ऑफ पॉटरी ग्लेज। मतलब जो आप पॉटरी ख़रीदते हो उसके ऊपर जो चमक होती है और उसके ऊपर जो कोटिंग होती है उसको बनाने के लिए सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट ये बात है कि आपका जो सोडियम क्लोराइड है इट इज़ द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मैनी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। और सबसे पहले जो हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट करेंगे वो है आपका कास्टिक सोडा। Caustic soda, which is better called as sodium hydroxide, is prepared from the sodium chloride। और इसको प्रिपेयर करने के लिए हम जो उसको करते हैं, प्रोसेस को यूज़ करते हैं, दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड एज क्लोर अल्कली प्रोसेस। और क्लोर अल्कली प्रोसेस के अंदर क्या किया जाता है कि हम लोग एक बीकर या टैंक या किसी भी कंटेनर के अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं और सोडियम क्लोराइड के कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। अब इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए जो हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, वही चीज़ होती है। तो जब हम सोडियम क्लोराइड को पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं वो सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस के अंदर ब्रेक करता है। और साथ ही जो सोडियम क्लोराइड के साथ में पानी है सॉल्यूशन के अंदर वो ब्रेक करता है H पॉजिटिव आयंस और OH नेगेटिव आयंस के लिए। अब क्योंकि सर्किट के अंदर करंट है, यहाँ आपका एनोड है और यहाँ आपका कैथोड है। सो व्हाट हैपेंस इज कि सर्किट के अंदर जैसे ही करंट आएगा ऑल द पॉजिटिव आयंस दे विल स्टार्ट माइग्रेटिंग टुवर्ड्स कैथोड। तो एट कैथोड 2 आयंस रीच, one is sodium ion and other is H positive ion। अब होता क्या है कि इन दोनों में से जिसका जो कम स्ट्रॉन्ग आयन है या जिसकी आयन फॉर्म में रहने की कैपेसिटी ज़्यादा है, जिसकी आयन फॉर्म में रहने की कैपेसिटी ज़्यादा है या कैपेबिलिटी ज़्यादा है, वो आयन फॉर्म में रहेगा। और जो दूसरा आयन होगा वो कैथोड से इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर कर गैस में या आपके एलिमेंट में बदल जाएगा। Out of sodium and hydrogen, sodium is more electropositive in nature. It stays in sodium positive state and hydrogen will go and pick up electrons from the cathode and convert into hydrogen gas। तो आपके कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है एंड सोडियम आयंस जो है वो सॉल्यूशन के अंदर ही रह जाते हैं। अब उसी प्रकार से एट एनोड chloride ions and OH negative ions reach। Out of the two, chloride ions will will lose their electrons because they are highly electronegative in nature। तो ये क्या करे, they will convert, मतलब इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और OH नेगेटिव की अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंपेयर करें तो OH नेगेटिव हैज़ अ बेटर capability of retaining the charge। Chloride ions will lose their charge and convert into chlorine gas। तो यहाँ पर हमें एनोड के ऊपर क्लोरीन गैस लिबरेट होती है और OH नेगेटिव आयन जो होते हैं सॉल्यूशन में रह जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि एनोड के ऊपर क्लोरीन गैस लिबरेट हो गई, कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो गई और आपके सॉल्यूशन के अंदर रह गए Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयंस। सो बोथ these ions will combine to give you sodium hydroxide solution which is called as caustic soda। अब इस प्रोसेस को हम क्लोर अल्कली प्रोसेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर हमें एक क्लोरीन गैस मिलती है और एक हमें अल्कली मिलता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज बेस विच इज soluble in water and therefore it is called as alkali। So we get a chlor alkali process, this is called as chlor alkali process because we are getting chlorine on one side, we are getting alkali on one side and we are getting hydrogen gas at one side। So यहाँ पर इस प्रोसेस में आपको पूरा पता होना चाहिए कि इस प्रोसेस को क्लोर अल्कली प्रोसेस क्या बोलते हैं। और क्लोर अल्कली प्रोसेस को जब भी डिस्क्राइब किया जाएगा आपको ये सारे रिएक्शंस जो है वो लिखने हैं कि सोडियम क्लोराइड क्या बनता है, वाटर क्या बनता है, कैथोड पे क्या होता है और एनोड पे क्या होता है। सो उसके बाद यू हैव टू डू द
you have to learn the cathode and the क्लोरीन और हाइड्रोजन के और सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूजेस आपकी बुक के अंदर टेबल में दिए गए हैं। आपने हाइड्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कास्टिक सोडा के सब यूजेस को लर्न करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन पेपर के अंदर आपको 2 या 3 यूजेस का बारे में पूछ लिया जाता है। तो अगर हम क्लोर अल्कली प्रोसेस को एक रिएक्शन में लिखना चाहें तो सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर on passing electric current will convert to sodium hydroxide plus hydrogen gas plus chlorine gas. So this is the reaction of the process of formation of caustic soda from sodium chloride and water. So this is as far as sodium chloride, sodium hydroxide topic as a salt is concerned. Next we are going to do baking soda, and the formula of baking soda is sodium hydrogen carbonate, which is also called as sodium bicarbonate. A baking soda is prepared from sodium chloride, which by the process which is called as ammonia solvay process. अब जो अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस है, इसके अंदर क्या किया जाता है, एंड द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस टॉपिक। तो यहाँ पर अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस में क्या किया जाता है, हम ब्राइन सॉल्यूशन लेते हैं। व्हाट इज़ ब्राइन? सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इज कॉल्ड एज ब्राइन। तो ब्राइन में सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर होता है। अब जब सोडियम क्लोराइड और वाटर के बीच में से हम लोग अमोनिया गैस को पास करेंगे, देन यू विल गेट अमोनियम बाइकार्बोनेट फर्स्ट, एंड देन अमोनियम बाइकार्बोनेट विल रिएक्ट विथ सोडियम क्लोराइड, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा और तुम्हें मिलेगा सोडियम बाइकार्बोनेट। सो अगर मैं इस प्रोसेस को आयन फॉर्म में लिखती हूँ और इस प्रोसेस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी पास करी जाती है। अब इस प्रोसेस में होता क्या है कि हम सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लेते हैं एक टैंक के अंदर, ऊपर से सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को पोर किया जाता है और नीचे से कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस को पास किया जाता है। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड कम्स इन कॉन्टैक्ट विद सोडियम क्लोराइड एंड वाटर के आयंस, इट विल कन्वर्ट इनटू अमोनियम बाइकार्बोनेट। तो अगर मैं इसको स्टेप बाय स्टेप करूं तो सबसे पहले तो ये होगा कि सबसे पहले वाटर विल रिएक्ट विद अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कैसे है कि सोडियम क्लोराइड का जो पानी है उसको हम टैंक से ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं और नीचे से हम अमोनिया गैस और कार्बन डाइऑक्साइड को ऊपर पास कर रहे हैं। अमोनिया गैस और कार्बन डाइऑक्साइड पानी के अंदर मिक्स होंगी या पानी के अंदर रिएक्ट करेंगी एंड दे विल कन्वर्ट इनटू अमोनियम बाइकार्बोनेट। अब जैसे ही अमोनियम बाइकार्बोनेट बनता है, ये अमोनियम बाइकार्बोनेट सोडियम क्लोराइड के साथ में रिएक्ट करेगा। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है एंड यू गेट सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, सो दिस इज द होल प्रोसेस वेयर बाय द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। नाउ अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, प्लस यहाँ पर NH4Cl मिलता है। अब ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, दिस इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर, और ये क्योंकि वाटर के अंदर इनसॉल्युबल है, इट विल कम आउट एज प्रेसिपिटेट्स। ठीक है, तो प्रेसिपिटेट्स ऐसे ही बनते हैं। तो और जो अमोनियम क्लोराइड है वो पानी के अंदर डिसॉल्व रहेगा। हम पूरे टैंक के अंदर में से सॉल्यूशन को फ़िल्टर कर लेते हैं। जब हम फ़िल्टर करते हैं तो हमें फ़िल्टर पेपर या फ़िल्टर क्लॉथ के ऊपर हमें सोडियम बाइकार्बोनेट के प्रेसिपिटेट्स मिलते हैं। इन प्रेसिपिटेट्स को जैसे ही हम ड्राई करेंगे और ड्राई करने के बाद वी गेट द white powder of sodium bicarbonate. So this is how baking soda is prepared. Again, baking soda is prepared by the ammonia solvay process. इसके अंदर saturated salt solution is made to react with ammonia and carbon dioxide. पहले ammonia, carbon dioxide and water react to give you ammonium bicarbonate. Then ammonium bicarbonate plus sodium chloride will react to by displacing you get sodium bicarbonate, which is called as baking soda, and you get ammonium chloride,
बेकिंग सोडा के प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं, उन प्रेसिपिटेट्स को फिल्टर करके हम ड्राई करते हैं, सो यू गेट द बेकिंग सोडा. So this is as far as the manufacture of the baking soda is concerned. Now we will study the different properties of baking soda. सबसे पहली बात तो ये है कि बेकिंग सोडा जो होता है वो एक वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड के फॉर्म में होगा. इट इज़ स्टेबल इन एयर. और अगर हम बेकिंग सोडा को पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं, अब क्योंकि ये एक सॉल्ट है और जैसे मैं पानी में इसको डिसॉल्व करूँगी, इसका एक हिस्सा OH के साथ रिएक्ट करेगा, एक H के साथ करेगा, एंड यू विल गेट. हमने पुराने वीडियो में ये किया था कि जब एक सॉल्ट को पानी के अंदर डिसॉल्व किया जाता है तो हमें पता लग जाता है कि वो एक एसिड है या बेस है. अब सोडियम बाइकार्बोनेट के अंदर ये जो सॉल्ट है, इसका पहला हिस्सा सोडियम से आया, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस से आया, और दूसरा हिस्सा कार्बोनेट जो है वो कार्बोनिक एसिड से आया. कार्बोनिक एसिड जो होता है वो एक वीक एसिड है, और जो आपका बेस है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड. तो दिस सॉल्यूशन विल बी बेसिक इन नेचर, या इसका pH जो होगा इट विल बी ग्रेटर देन 7. तो जब भी हम इसको पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है कार्बोनिक एसिड. दिस इज़ कार्बोनिक एसिड, कार्बनिक एसिड. ठीक है. सो दिस इज़ कार्बोनिक एसिड एंड यू गेट सोडियम हाइड्रोक्साइड. सबसे बड़ी जो या सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसका रिएक्शन है वो ये है कि अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं, इट कन्वर्ट्स इनटू सोडियम कार्बोनेट, और सोडियम कार्बोनेट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज वॉशिंग सोडा. तो बेकिंग सोडा को जब आप हीट कर दोगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू वॉशिंग सोडा, एंड दिस रिएक्शन ऑल्सो फॉर्म्स द बेस फॉर प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा. सो रिमेंबर, अगर आपको प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा आती है तो वॉशिंग सोडा में आप पहले बेकिंग सोडा बनाओगे बाय सिंपली गिविंग द रिएक्शन जो पीछे है. उसमें आपने स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन नहीं देना, लास्ट एक ही रिएक्शन दे देना है जिसमें सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया रिएक्ट टू गिव यू सोडियम बाइकार्बोनेट. फिर आपने सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करना है एंड यू गेट सोडियम कार्बोनेट. सो दिस इज़ ऑल्सो द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा. अब वॉशिंग सोडा जैसे बन गया है, उसके बाद अगर आप अगला रिएक्शन इसमें स्टडी करते हो तो एक और चीज़ भी होती है. सो इसके साथ में हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट द होल रिएक्शन. उसके बाद अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट को एक एसिड के साथ में रिएक्ट करें तो हमें मिल जाएगा NaCl प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. कोई भी बाइकार्बोनेट जब एसिड से रिएक्ट करता है तो पहले भी ये बात डिस्कस हो चुकी है, वी गेट कार्बोनेट है तो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और वाटर भी निकलेगा. सो नाउ सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करते हैं सो वी गेट सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. ये इस चैप्टर के अंदर या एसिड बेसिस सॉल्ट्स के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं, यू हैव टू मेमोराइज देम बिकॉज दे आर आस्क्ड इन वन वे और द अदर. like what happens when sodium bicarbonate is heated or what happens when sodium bicarbonate reacts with an acid. तो आपको रिएक्शन खुद कंप्लीट करके उसको वहाँ पर लिखना है. नाउ वी कम टू यूजेस ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट. अब सोडियम बाइकार्बोनेट का नाम बेकिंग सोडा है तो ऑब्वियसली इट इज़ क्वाइट एविडेंट दैट इट इज़ यूज्ड इन बेकिंग. बट रिमेंबर, बेकिंग सोडा इज़ नॉट बेकिंग पाउडर. बेकिंग सोडा जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट है, और इसके अंदर अगर मैं एक एडिबल एसिड का मतलब ये है कि वो एसिड जिसको कि हम खाएं तो हमें नुकसान नहीं पहुंचता, और ये जो एडिबल एसिड होता है ये या सिट्रिक एसिड होता है या कोई और एक ऐसा एसिड जिसको कि हम खा सकते हैं. जब इन दोनों को हम आपस में जोड़ देते हैं देन दे बिकम बेकिंग पाउडर. Baking powder is not baking soda. Baking powder is basically a mixture of edible salt, edible acid like citric acid with sodium bicarbonate. अब ऐसा करने की क्या ज़रूरत है, हमें एक edible salt को क्यों डालना है बेकिंग सोडा के अंदर. अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि अगर हम बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो वो वॉशिंग सोडा में कन्वर्ट हो जाता है. तो अगर हम केक्स या ब्रेड्स बनाने के टाइम के ऊपर सिर्फ बेकिंग सोडा को मिक्सचर के अंदर डालकर उसको हम हीट करना शुरू करेंगे तो हीट होने की वजह से जो बेकिंग सोडा है इट विल कन्वर्ट इनटू वॉशिंग सोडा टू अ सर्टेन एक्सटेंट. ना सिर्फ, और यहाँ पर इससे क्या होगा, आपका जो केक या ब्रेड है उसके अंदर कड़वापन आ जाएगा. द केक विल बिकम बिटर एंड यू विल नॉट बी एबल टू ईट इट.
तो इसलिए हम क्या करते हैं कि इसके अंदर एक बेकिंग सोडा डाल देते हैं, और अब बेकिंग सोडा डालने पे क्या होगा कि ये डीकम्पोज करेगा टू गिव यू कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेसिकली जो एडिबल एसिड है वो क्या करता है कि सोडियम कार्बोनेट के सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज कर देता है, और न्यूट्रलाइज करने की वजह से देखो अगर हम देखें तो ये एक बेसिक सॉल्ट है। तो जब ये ब्रेक करेगा, जब हम इसको हीट करते हैं, तो टू अ सर्टेन एक्सटेंट इट विल ब्रेक इन टू गिव यू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो तो जो केक है उसको फुलाने में काम करेगी, लेकिन केक तो फिर भी बिटर है। अब इस सोडियम कार्बोनेट को अगर हम सिट्रिक एसिड के साथ में रिएक्ट करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और उसकी वजह, क्योंकि सॉल्ट और एसिड आपस में रिएक्ट करेंगे तो उसमें सोडियम मतलब कुछ ऐसे बीच में कंपोनेंट्स होते हैं जो कि इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। सोडियम कार्बोनेट विल बी न्यूट्रलाइज्ड एंड योर केक विल नॉट बी, इट विल नॉट टेस्ट बिटर। So you have to remember very importantly that baking soda is different from baking powder. Question भी पूछ लिया जाता है, how is baking powder different from baking soda? तो आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर हम एक edible acid डालते हैं। Edible acid is either citric acid and then there is another acid which is called as tartaric acid. इन दोनों एसिड में से कोई भी एक एसिड अगर हम इसके अंदर डाल देंगे दिस विल बिकम बेकिंग पाउडर। एसिड डालने की ज़रूरत यह है कि क्योंकि जब हम बेकिंग सोडा को हीट करेंगे इट विल कन्वर्ट इनटू वॉशिंग सोडा plus carbon dioxide plus water, and this washing soda will make the cake bitter. The citric acid or the tartaric acid present in the powder or the mixture will neutralize the sodium carbonate and you will not get the bitter taste. एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट जो यूज़ है बेकिंग सोडा का, दैट इज़ इन फायर एक्सटिंग्विशर। अब इसमें क्या होता है कि अगर हम एक फायर एक्सटिंग्विशर लेते हैं और उस फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर वी टेक अ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा, ऊपर एक धागे के साथ में एक टेस्ट ट्यूब के अंदर थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड को, ये एक बेसिक फॉर्मेशन ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर है। एक धागे की मदद से हम यहाँ पर एसिड को, सल्फ्यूरिक एसिड को लटका देते हैं, नीचे आपका बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन है, और जैसे ही हम इसकी जब आग लगती है हम एक नोज़ल को प्रेस करते हैं। जब हम नोज़ल को प्रेस करेंगे यहाँ पर, तो ये नोज़ल जैसे ही प्रेस होगी द थ्रेड विल ब्रेक। ठीक है, दिस टेस्ट ट्यूब विल फॉल इन द सॉल्यूशन, और जैसे ही वो सॉल्यूशन के अंदर फॉल करेगी सोडियम कार्बोनेट विल रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड to give you sodium sulfate plus carbon dioxide plus water. This carbon dioxide in the form of gas will come out, और वो जो धुआं बाहर आएगा it will cut off the supply of oxygen and the fire will be extinguished. So this is the working of the fire extinguisher, और आपको इसमें reactions के बारे में भी पता होना चाहिए। So we have done 3 salts right now. We have done sodium chloride, sodium hydroxide and baking soda. Now we move on to the third salt which is your washing soda. और washing soda का preparation जो है वो आपने पिछले अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस को कैरी फॉरवर्ड करके आपने ये लिखना है कि अमोनिया सोडियम बाइकार्बोनेट जो है उसको जब हम हीट करेंगे इट विल कन्वर्ट इनटू सोडियम कार्बोनेट प्लस carbon dioxide plus water, and this is your washing soda. And again washing soda is not washing powder. washing soda की जब हम को पानी के अंदर पहले डिज़ोल्व किया जाता है, अब हमने बोला कि दिस इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर, हमने जब इसको हीट किया तो हीट करने के ऊपर दिस विल बिकम सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट इज़ सॉल्युबल इन वाटर, तो सोडियम कार्बोनेट को पानी के अंदर डिज़ोल्व करके फिर हम इसकी क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, मतलब इसको हम क्रिस्टल्स बनाते हैं। अब इसकी क्रिस्टलाइजेशन के टाइम पे सोडियम कार्बोनेट के साथ में 2 molecules of water of 10 molecules of water of crystallization attach, and this crystalline form is called as washing powder. So basically washing soda या जो भी है इसका जो formula है that is Na2CO3.10H2O, ये जो है this is simply sodium carbonate. washing soda जो है या washing powder जो है that is डेकाहाइड्रेट, मतलब क्रिस्टलाइजेशन के साथ जब 10 मॉलिक्यूल्स लग जाते हैं देन दिस बिकम्स वॉशिंग सोडा, वॉशिंग पाउडर। उससे पहले ये सोडियम कार्बोनेट। तो एक बेसिक फार्मूला हम
वॉशिंग सोडा का सोडियम कार्बोनेट ही रखते हैं, लेकिन उसका प्रिसाइज फार्मूला जो है दैट इज़ सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O। अब इसके मैन्युफैक्चर की जो प्रोसेस है वो सेम अमोनिया सॉल्वे वाली है। उसको रिक्रिस्टलाइज करके वी गेट द वो प्रॉपर्टीज़ में आपने क्या करना है कि अगर हम सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O को जब हम हीट करेंगे इट विल कन्वर्ट इनटू सोडियम कार्बोनेट प्लस 10 वाटर, बिकॉज वाटर क्रिस्टलाइजेशन हीट जो है इट विल लूज एंड टू बी मोर प्रिसाइज सॉरी यहाँ पे 9H2O निकलता है एंड यू गेट दिस। सो दिस इज़ योर वो। अब जब अगेन अगर हम सोडियम कार्बोनेट 10H2O को अगर हम हीट करते हैं सो उस टाइम के ऊपर इट विल लूज इट्स 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम इसको एयर के अंदर इस तरीके से ही छोड़ देते हैं, मतलब खुला छोड़ देते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट विल लूज इट्स 9 वाटर मॉलिक्यूल्स बाय evaporation and you will get Na2CO3 dot H2O, and this process is called as efflorescence. So you should know the definition of efflorescence, where when a molecule, when a salt loses its water of crystallization just by exposure to air, there is no heating, and then this is called as the process is called as the efflorescence. पानी के अंदर it is highly soluble, and sodium carbonate को जब हम पानी के अंदर डिजॉल्व करते हैं you get sodium hydroxide plus carbonic acid, because again this is a salt made by a base and an acid. ठीक है, so this is as far as you get this action of heat हमने कर लिया है। sodium carbonate plus 10 water molecules, this will give you वो। अब उसके बाद अगर हम किसी भी एसिड के साथ में एक सॉल्ट को यानी सोडियम कार्बोनेट को अगर मैं HCl के साथ में रिएक्ट करूँगी, ऑब्वियसली यू विल गेट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस NaCl। ठीक है, सो यू हैव टू डू ऑल द रिएक्शंस दैट आर गिवन इन दिस। अब जो तुम्हारा वॉशिंग सोडा है इट इज़ यूज्ड इन रिमूविंग द हार्डनेस ऑफ वाटर। तो हार्डनेस ऑफ वाटर ये होती है कि जब हम पानी के अंदर साबुन के साथ रिएक्शन करना चाहते हैं, मतलब अगर आप अपने हाथों के अंदर साबुन लगाते हो तो हार्ड वाटर के अंदर जो साबुन है वो झाग नहीं बनाता और उसकी जो क्लेंजिंग एक्शन है वो नहीं होता। आपका हाथ जो है उसके अंदर एक चिपचिपी सी सब्सटेंस बन जाती है हार्ड वाटर के अंदर, बिकॉज सोप डज नॉट लादर इन हार्ड वाटर। तो हार्ड वाटर इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ ऑल्सो, एंड देयरफॉर आप किसी भी पानी की अगर हार्डनेस को आपको रिमूव करना है तो उसके अंदर हम सोडियम कार्बोनेट के साथ उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो और उसके लिए हम ये भी करते हैं कि कैल्शियम क्लोराइड में अगर हम सोडियम कार्बोनेट लगाएंगे तो ये कैल्शियम जो क्लोराइड है ये पानी के अंदर हार्ड वाटर का इम्प्योरिटी है, मतलब जिस इम्प्योरिटी ने पानी को हार्ड वाटर बनाया है दैट इज़ कैल्शियम क्लोराइड। और अगर इसके अंदर हम ये वाला Na2CO3 डाल देंगे तो वहाँ पर CaCO3 प्लस NaCl बनेगा और आपका जो पानी है वो फिर हार्ड नहीं रहेगा, बिकॉज पानी को हार्ड बनाने के लिए कैल्शियम क्लोराइड था। जब हमने कैल्शियम क्लोराइड का रिएक्शन कर दिया इट डिकम्पोजेस टू गिव यू सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड इज़ नथिंग बट सॉल्ट विच इज़ सॉल्युबल इन वाटर एंड योर हार्ड वाटर बिकम्स सॉफ्ट, दैट इज़ अब आपका जो पानी है उसके अंदर जो सोप है इट विल ईजिली गिव यू द लादर। वी विल बी डूइंग अबाउट हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर व्हेन वी डू अनदर चैप्टर इन योर बुक। अब इसके बाद हमें दो सॉल्ट्स और करने हैं। वन इज़ कॉल्ड एज ब्लीचिंग पाउडर। Bleaching powder is nothing but calcium oxychloride. So calcium oxychloride in our daily life is called as the bleaching powder, or it is important because bleaching powder is used to discolor the color of the substances like paper। मतलब जब हम पेपर बनाते हैं या जब हम कपड़ा बनाते हैं तो उसके अंदर एक येलोइश टिंज होती है, एंड इफ़ यू वांट टू मेक दैट पेपर वाइट और द क्लॉथ वाइट we make it react with bleaching powder. Bleaching powder is a very good disinfectant also, and bleaching powder is used to clean the water bodies। आपके जो घरों के अंदर पानी सप्लाई होता है तो पीछे जो ओवरहेड टैंक्स होते हैं उनके अंदर ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है, एंड इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन स्विमिंग पूल्स टू मेक द वाटर डिसइंफेक्टेड। ना ब्लीचिंग पाउडर का जो मैन्युफैक्चर है वो बहुत सिंपल है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर अगर हम क्लोरीन गैस को पास करेंगे you will get calcium oxychloride plus water is formed।
अब जो ब्लीचिंग पाउडर है दिस इज़ सॉल्युबल इन वाटर टू अ सर्टेन एक्सटेंट, बहुत ज़्यादा नहीं है, और जैसे पानी के अंदर घुलते हैं तो ये एक मिल्कीनेस देता है सॉल्यूशन को, और इसका जो कलर होता है वो येलोइश वाइट होता है। अगर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर को हम एयर के अंदर एक्सपोज करते हैं तो एयर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट करके आपको कैल्शियम कार्बोनेट प्लस क्लोरीन गैस देता है। अब किसी भी एसिड के अंदर अगर हम ब्लीचिंग पाउडर को डाल देते हैं या ब्लीचिंग पाउडर के अंदर अगर हम एसिड डालेंगे तो ऑब्वियसली यू विल गेट अ सॉल्ट, calcium chloride, you will get water and you will get chlorine gas. So इस तरीके से आपको ये वाले रिएक्शंस जो हैं या केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर जो हैं उनको आपने करना है। Now we will discuss the uses of bleaching powder. Bleaching powder is used in textile industry for bleaching cotton and linen. It is used in paper industry. It is used in laundry to wash the clothes. It is used to make wood unshrinkable. It is also used as an डिसइंफेक्टेड। अब बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर इसको एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी यूज़ किया जाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब ये है कि ये चीज़ों को ऑक्सीडाइज करने के लिए काम करता है, और उसके रिएक्शन को हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे। उससे पहले हमें ये पढ़ना है कि ब्लीचिंग एक्शन ब्लीचिंग पाउडर कैसे करता है, मतलब एक ब्लीचिंग पाउडर के अंदर ऐसा क्या है कि वो एक ब्लीचिंग वो किसी भी चीज़ को डिसकलर कर देता है। बेसिकली जब भी आप कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को किसी भी चीज़ के अंदर डालते हो, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बेसिकली एक मीडियम है टू स्टोर क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस नेचर में बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होती है, और हमें अगर कोई एक ऐसा मीडियम मिल जाता है जो डिज़ोल्व होने के बाद क्लोरीन गैस को लिबरेट करेगा, तो ऐसे मीडियम को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है जैसे ही हम इसको पानी के अंदर डिज़ोल्व करेंगे इट विल गिव यू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस इज़ द बेसिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने का मतलब ये है कि ये किसी भी चीज़ को ऑक्सीडाइज कर देगी। अब अगर किसी चीज़ के अंदर जैसे पेपर है या कपड़ा है उसके अंदर जो येलोइश नेचर है वो किसी ना किसी इम्प्योरिटी की वजह से है। जैसे ही आप किसी चीज़ के अंदर ब्लीचिंग पाउडर डालते हो तो ये ब्लीचिंग पाउडर जो है वो क्लोरीन गैस लिबरेट करेगा। जो क्लोरीन गैस है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से ये उस इम्प्योरिटी वाले मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज कर देगी। जैसे ही वो उसको ऑक्सीडाइज करेगी जो मॉलिक्यूल इम्प्योरिटी कॉज कर रहा है वो डीकम्पोज हो जाएगा या वो कुछ और बदल जाएगा, जिससे जो इम्प्योरिटी जो येलो कलर दे रही थी वो येलोइश कलर नहीं आएगा। कई बार हम नॉर्मल कलर्स के ऊपर भी अगर हम ब्लीचिंग पाउडर डाल देते हैं तो वो कलर भी फेड हो जाते हैं। उसका रीज़न ये है कि कोई भी कलर है वो बेसिकली एक केमिकल है, और जैसे ही उस केमिकल के ऊपर ब्लीचिंग पाउडर आएगा, ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीन गैस लिबरेट करेगा। क्लोरीन जो है, क्लोरीन इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से उस कलर कॉज करने वाले मॉलिक्यूल को ब्रेक कर देगी। तो अगर येलो कलर एक एक्स मॉलिक्यूल की वजह से है, अगर वो एक्स मॉलिक्यूल डीकम्पोज हो जाता है तो येलो कलर देने वाला जब मॉलिक्यूल ही नहीं रहा तो चीज़ के ऊपर येलो कलर नहीं आएगा। तो इसलिए जो ब्लीचिंग पाउडर है वो डिसकलरेंट की तरह भी कई बार इस्तेमाल किया जाता है, और उसका मेन रीज़न ये है कि ब्लीचिंग पाउडर इज़ अ स्टोर हाउस फॉर क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस जो है दैट इज़ अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट ऑक्सीडाइजेज द वेरियस मॉलिक्यूल्स इनटू डिफरेंट अदर मॉलिक्यूल्स, एंड इस वजह से इट एक्ट्स एज अ वेरी गुड वो डिसइंफेक्टेंट भी इसीलिए है कि क्लोरीन गैस जो है इट इज़ अ डिसइंफेक्टेंट, इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जो भी आपकी उसके अंदर इम्प्योरिटी है या जो आपके वायरस बैक्टीरिया है उनके स्ट्रक्चर्स को ये हार्म करेगा, और हार्म करने की वजह से द वाटर बिकम्स डिसइंफेक्टेड। So this is how the bleaching of the fabric is done, and before we wind up bleaching powder हमें एक रिएक्शन करना है कि अगर हम एक कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के अंदर अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो हमें मिलता है कैल्शियम सल्फेट प्लस कैल्शियम क्लोराइड प्लस HClO। HClO is called as hypochlorous acid, and hypochlorous acid जो है वो बेसिकली ब्रेक करता है टू गिव यू HCl प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। किसी भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए एलिमेंट का जो एक मॉलिक्यूल होता है दैट इज कॉल्ड एज नेसेंट, और यहाँ ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, देयरफॉर दिस इज कॉल्ड एज नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब ऑक्सीजन है तो हर चीज़ को वो ऑक्सीडाइज करने की कैपेबिलिटी रखती है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इतना
स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है जितनी कि नेसेंट ऑक्सीजन है। उसी तरीके से अगर हम क्लोरीन गैस की बात करें, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसलिए क्योंकि क्लोरीन गैस इस रिएक्शन के दौरान नेसेंट क्लोरीन बनती है। तो अगेन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्लोरीन लिखी है, सो दिस बिकम्स नेसेंट क्लोरीन एंड नेसेंट क्लोरीन इज योर मेन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या इसका जो ब्लीचिंग एक्शन है वो नेसेंट क्लोरीन की वजह से होता है। मूविंग ऑन टू द लास्ट सॉल्ट इन द सीरीज एंड दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस. Plaster of Paris is called as plaster of Paris because it was first used in Paris to make the various sculptures and for beautifying the buildings. And this is formed from the hardest, one of the hardest substance on earth, which is called as gypsum. Gypsum का formula होता है calcium sulfate 2H2O, और जब हम gypsum को 100 डिग्री सेंटीग्रेड प्रिसाइसली, ना ज़्यादा ना कम, पे हीट करते हैं, calcium sulfate loses its 1.5 molecule of water of crystallization and converts into calcium sulfate hemi मतलब half, hemihydrate. This is calcium sulfate hemihydrate. अब आप बोलोगे ये कैसे पॉसिबल है? बेसिकली 2 कैल्शियम सल्फेट के मॉलिक्यूल्स के अंदर एक वाटर का मॉलिक्यूल क्रिस्टलाइजेशन के टाइम पे होता है। ये जो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है, दिस इज कॉल्ड एज पीओपी और प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि द हीटिंग हैज़ टू बी डन एट प्रिसाइसली 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ेगा, वाटर विल मूव दिस वाटर द कैल्शियम सल्फेट मॉलिक्यूल विल लूज दिस हाफ molecule of water also, and then it will become simply calcium sulfate, and calcium sulfate is called as dead burnt plaster. क्यों बोलते हैं? We'll discuss just a minute. Calcium sulfate hemihydrate which is your POP के अंदर, जैसे आपकी अगर आम पे प्लास्टर लगना है तो यहाँ आप कोई अगर मॉडल बनाते हो तो आप पीओपी के अंदर पानी मिक्स करते हो। जैसे आप पानी के अंदर मिक्स करके उसको वो शेप देते हो, सूखने के बाद जो पीओपी है वो एकदम से हार्ड सब्सटेंस बन जाता है। तो बेसिकली होता क्या है कि कैल्शियम सल्फेट के अंदर जैसे ही हम पानी डालते हैं, वो 1.5 मॉलिक्यूल वाटर का दोबारा एब्जॉर्ब करके कैल्शियम सल्फेट 2H2O में कन्वर्ट हो जाता है, जो जिप्सम हो जाता है। तो अगर हम पानी डाल देंगे तो वो वापस जिप्सम में कन्वर्ट किया। हमने जिप्सम को हीट करके उसमें से पानी निकाला था। अब उसी पाउडर के अंदर अगर हम दोबारा पानी डाल देंगे तो आपका जो पीओपी है वो जिप्सम में कन्वर्ट होके हार्ड हो जाता है, और आपने जो भी शेप उस बॉडी को दी है, या जो भी आपने स्कल्पचर बनाया है, या आपके बाजू के ऊपर जो प्लास्टर भी लगा है, वो हार्ड हो जाता है एंड इट बिकम्स वेरी स्ट्रॉन्ग। तो बेसिकली एक पहले हमने हीट किया, तो हमने हीट करने के बाद उसको पीओपी बनाया, पीओपी में जैसे ही पानी डाला वो वापस जिप्सम बन गया। अब अगर हम इसको एक्सेस में हीट करते हैं और अगर पानी जो ये वाटर का मॉलिक्यूल भी लूज़ कर जाता है, दिस कैल्शियम सल्फेट लूजेस इट्स प्रॉपर्टी टू एब्जॉर्ब वाटर एंड कन्वर्ट इट टू जिप्सम। अब क्योंकि वो प्लास्टर का काम ही नहीं कर रहा, तो इसलिए वो डेड हो गया। बर्नट इसलिए क्योंकि उसको हमने ज़्यादा हीट कर दिया। Therefore, calcium sulfate molecule is simply called as dead burnt plaster, and dead burnt plaster is useless for us because it does not take the shape that we want to have. So bleaching POP के अंदर आपको उसका फॉर्मेशन करना है। POP के अंदर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ही क्यों हीट करना है, अगर हम ज़्यादा हीट करेंगे तो क्या होगा। तो देन यू कैन ऑलवेज एक्सप्लेन कि ऐसा क्यों होता है। देन इसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर क्या है? इट इज़ अ वाइट पाउडर, इट रिएक्ट्स विद वाटर टू कन्वर्ट अगेन इनटू जिप्सम। तो और इसके यूजेस क्या हैं? इट इज़ यूज्ड इन मेडिकल साइंस टू रिपेयर द फ्रैक्चर्ड बोन्स, इट इज़ यूज्ड टू मेक टॉयज, कास्ट ऑफ स्टैचूज एक्सेट्रा, इट इज़ यूज्ड टू मेक द सरफेस स्मूथ। वॉल्स के ऊपर या सीलिंग के ऊपर आजकल हम पीओपी करते हैं, यह सिर्फ वॉल्स को स्मूथ करने के लिए होता है। इट इज़ यूज्ड टू मेक चॉक्स फॉर राइटिंग ऑन द वाइट बोर्ड। In the laboratory, it is used to make the apparatus airtight or by sealing the gaps in the stopper. So ये आपको पूरा लर्न करना है। उसके बाद टॉपिक है crystalline solids, hydrated and anhydrous salts,
हाइड्रेटेड और एनहाइड्रस सॉल्ट्स के बारे में हम कुछ हद तक डिस्कस कर चुके हैं। आपके जो हाइड्रेटेड सॉल्ट्स होते हैं वो सॉल्ट्स होते हैं जिनके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। तो अगर मैं फेरस सल्फेट लिखती हूँ .7H2O लिखती हूँ, सो मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी ये बताया था कि ये जो 7 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं दे आर कॉल्ड एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये एक मॉलिक्यूल के साथ उस टाइम पे आके एसोसिएट करते हैं जब वो मॉलिक्यूल एक क्रिस्टल बनाने की ओर चल रहा है। तो ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स होता है दिस इज़ कॉल्ड एज द क्रिस्टलाइन सॉल्ट। ये एक सॉल्ट को जो क्रिस्टल की शेप देता है। अगर हम इस चीज़ को हीट करेंगे इसमें से पानी का मॉलिक्यूल निकल जाएगा और पानी का मॉलिक्यूल निकलने के बाद दिस विल सिंपली कन्वर्ट इनटू फेरस सल्फेट। तो ये आपका जिसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है इसको हम हाइड्रेटेड सॉल्ट बोलते हैं, और जिसका हीट करने पे जब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उड़ जाता है दिस टाइप ऑफ सॉल्ट इज कॉल्ड एज द एनहाइड्रस सॉल्ट। और हाइड्रेटेड सॉल्ट की बहुत सारी एग्जांपल्स हमने करी हैं। कॉपर सल्फेट के ब्लू क्रिस्टल्स जो हैं वो इसके उसका फॉर्मूला ये है, अगर आप इसको हीट करोगे इट विल सिंपली कन्वर्ट टू कॉपर सल्फेट, एंड कॉपर सल्फेट एक वाइट पाउडर के रूप में होता है। तो क्रिस्टल का जो शेप और कलर है वो इस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से होता है। उसी तरीके से फेरस सल्फेट जो होते हैं उसके क्रिस्टल्स ग्रीन होते हैं, जैसे आप इसको हीट करोगे ये फिर से वाइट पाउडर के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। सो अभी हमने पीछे किया है सोडियम वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला था Na2CO3.10H2O। अभी हमने जिप्सम किया है, जिप्सम का फॉर्मूला था कैल्शियम सल्फेट 2H2O। तो हमने बहुत सारे क्रिस्टलाइन सॉल्ट्स के अंदर ये देखा है कि हर क्रिस्टलाइन सॉल्ट के अंदर कुछ पानी के वाटर एसोसिएटेड होते हैं, एंड दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, बिकॉज ये एक मॉलिक्यूल की क्रिस्टलाइजेशन के टाइम पे उनके साथ एसोसिएट करते हैं। दे गिव अ टिपिकल क्रिस्टलाइन शेप एंड कलर टू अ क्रिस्टल। ज़रूरी नहीं है कि हर क्रिस्टल जो है उसका कोई कलर होगा, वो डिपेंड करता है कि कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं या क्रिस्टल की शेप क्या है। ये एक बिल्कुल ही डिफरेंट टॉपिक है विच यू डू नॉट गो इनटू द डिटेल्स ऑफ। सो बेसिकली आपको पता होना चाहिए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है और हाइड्रेटेड सॉल्ट्स और एनहाइड्रस सॉल्ट्स क्या होते हैं। दिस फिनिशेज योर चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, एंड आई वुड लाइक टू अगेन रिमाइंड यू कि एसिड बेसिस सॉल्ट्स के अंदर जो सबसे ज़्यादा सेक्शन इंपॉर्टेंट है दैट इज़ salts. Salts is not easy to remember. It takes lots of time and effort to remember them. और इसमें आपको सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, ऑल टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ऑल यूजेस, सब कुछ करना है। सो अगर मतलब इस चैप्टर को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। एक एसिड बेसिस है जिसके अंदर हमने एसिड और बेसिस की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया है, और दूसरा सेक्शन है आपका सॉल्ट्स। Both the sections are equally important, but more emphasis has to be laid on salts because first they are difficult to remember, and secondly they are more important from examination point of view because mostly जो questions होते हैं वो इस section से पूछे जाते हैं। So with this we wind up the chapter acid bases and salts. Thank you.